नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं हमने अभी 2-3 दिन पहले मेजर जनरल A.K. श्रीवास साहब से बातचीत की थी और उन्होंने उस खतरे की तरफ इंगित किया था जो खतरा अभी 2 दिन पहले हमें दिखाई दिया। सीमा पार से पाकिस्तानी सेना ने न केवल हमारी सेना हमारे BSF के जवानों पर बल्कि नागरिक ठिकानों पर भी गोले दागे मोर्टार से। हमारे कई नागरिक मारे गए, हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए और उसके बाद हमारी सेना ने जो जवाब दिया उसमें उनको भी भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान इसी समय हर साल ये हरकत क्यों करता है, ये समझने की जरूरत है और इसका इंडिकेशन जनरल सिवाज साहब ने दिया भी था अपनी बातचीत में। लेकिन जो ये ताजा वारदात है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि हर दिवाली पर जवानों के बीच जाते हैं, ये 7वां मौका था जब वो जवानों के बीच गए। इस बार जैसलमेर के लोंगोवाल पोस्ट पर गए और वहां से उन्होंने पाकिस्तान और चीन दोनों को चेताया और ये कहा कि अगर हमें आजमाने की कोशिश की तो बहुत कड़ा प्रतिवाद देखने को मिलेगा। मेरे साथ इस समय फिर से जुड़े हुए हैं भारतीय सेना को अपने जीवन के 37 बहुमूल्य वर्ष देने वाले टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और इसी माछिल सेक्टर में ब्रिगेड को कमांड करने वाले, पूर्वी लद्दाख में तैनात रहने वाले, पूर्वोत्तर में तैनात रहने वाले, सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल A.K. सिवाज साहब। तो सिवाज साहब, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। सिवाज साहब, ये जो घटना हुई है 2 दिन पहले, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले आपने जब बातचीत की थी तो इसकी आशंका जाहिर की थी कि चूंकि हैवी स्नोफॉल होने वाला है और इससे ठीक पहले हर साल पाकिस्तान की तरफ से उस पार से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की साजिशें होती हैं हाँ और बिल्कुल ठीक बोले आपकी बात आपकी बात सही साबित हुई। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने चौधरी साहब। ये हर साल इस टाइप जो बर्फ पड़ने से पहले जो 15-20 दिन की विंडो होती है, इसमें ये पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भेजा जाए, क्योंकि उसके पास फिर बर्फ पड़ जाती है बहुत जोरों से शमशाबाड़ी में, और पासिस बंद हो जाते हैं तो फिर आतंकवादी नहीं आ पाते। मगर इस साल सिचुएशन कुछ 3-4 चीजों के लिए अलग है। एक तो क्या है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी में, वो घट के 100-150 रह गए और उनकी तादाद खत्म होती जा रही है। उनके पास हथियार और अम्यूनिशन नहीं है और उनकी जो लीडरशिप थी, जैसे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन की, उसको भी मार गिराया है। तो अब जी। पाकिस्तान को बड़ा खतरा लग रहा है कि इस तरीके से टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से नई लीडरशिप भेजी जाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से और आतंकवादी है जिससे ये चलता रहे। पॉइंट एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो इमरान गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल फेल हो गई है और वो हर तरफ से फेल हो गई है। आपको पता है उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमजोर है। 115 बिलियन डॉलर का उनका कर्जा चढ़ा हुआ है। 4 बिलियन डॉलर उनको चाहिए कर्ज लेने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए। उसके बाद उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 10 बिलियन डॉलर है, वो अफगानिस्तान से भी कम है। उसके बाद जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 15% है और इनकी जीडीपी जो है एक प्रकार लोएस्ट 10 कंट्री में आती है। तो इस हालात को देखते हुए वो डाइवर्ट करने के लिए भी अटेंशन से भारत से एक प्रकार की जो है फायरिंग करते हैं। ये भी एक बड़ी रीजन है। और तीसरा रीजन एक और भी है कि जो बाइडेन अभी आ रहे हैं उसको 20 जनवरी 2021 को टेक ओवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो बाइडेन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत सॉफ्ट होंगे कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप।
और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सख्त थे, उन्होंने वो $23 बिलियन के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने उसका मिसयूज किया, और उन्होंने आतंकवादियों को दिया जो कि पाकिस्तान के भेजे हुए तालिबान वो लड़ रहे थे अमेरिका से। तो जो बाइडेन को लगता है कि वो बहुत सॉफ्ट होंगे, उनको इन्होंने एक बार सेकंड जो है सिविलियन ऑनर भी दिया हिलाले पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान लगा हुआ है पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, और डिप्लोमेसी के माध्यम से वो वाशिंगटन में ये ट्राई कर रहा है दिखाने की कि जो है ये कश्मीर का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये उसको पैलेस्टाइन की तरह जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा कि बार बार बोल रहा था पैलेस्टाइन और जम्मू और कश्मीर, तो वो भी एक प्रकार से इसलिए इसको एक्टिवेट कर रहा है। और जो ये तो दो बातें कर दी, एक तो इनको कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी खत्म हो गए, एक अपनी इंटरनल प्रॉब्लम, एक वो डाइवर्ट कर रहा है अटेंशन, और कहीं ना कहीं अभी उसको ये भी लगा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, वहां से हमारा ध्यान हटे और हम इस तरफ करें, ज्यादातर बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मगर इस बार जो एक और बड़ी स्ट्रेंज बात हुई, देखो कि गुरेज सेक्टर से लेके और आपका रजौरी तक, जो कि कम से कम 600-700 किलोमीटर का एरिया है, वो सारे इलाके को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया और बहुत जोरों से फायरिंग की, मोटर भी फायरिंग की, और उसके बाद उन्होंने स्मॉल आर्म, एमएमजी, एलएमजी सारे हथियार खोल दिए, और उन्होंने अपने पोस्टों पे ही नहीं और बल्कि सिविलियन एरिया पे भी किया। और उसकी वजह थी दो तीन, एक तो इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए मदद करना, क्योंकि इतनी जगह कर दिया कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, डिवाइड होगी। और जो सेकंड थिंग उन्होंने ये किया कि आपको समझ नहीं आया कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन होगी, आपने जहां से भी देखा फायरिंग स्टार्ट है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अचरज वाली बात थी, पहली बार है इन्होंने इतने बड़े इलाके में इकट्ठी फायरिंग की, क्योंकि मैंने तो मत्सल ब्रिगेड कमांड की है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया है, मगर इतनी फायरिंग पहले नहीं होती। और दूसरी बात, इस बार मोटार का भी और उन्होंने आर्टिक फायर भी किया है और गांवों में भी किया है। और तीसरी बात एक उन्होंने क्या किया है कि इस बार उन्होंने बैट एक्शन की भी किया, जो कि भारत की जो कैजुअलिटी हुई है वो भी बैट एक्शन से, जो टेररिस्ट और इनके एसएसजी का एक प्रकार से मिला जोड़ का एक समूह है जो आके पोस्टों पर अटैक करता है। तो इकट्ठा जो इन्होंने किया, और बहुत अच्छा समय चुना इन्होंने कि दिवाली से पहले सोचा कि भारत का जो है अटेंशन डाइवर्ट होगी, प्रधानमंत्री अभी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जैसे जैसलमेर गए, सारा ध्यान वहां होगा भारत का। और ऐसे मौके में जब भारत अपने त्योहार को मना रहा है, शायद उसका ध्यान इतना नहीं होगा, इसका इस्तेमाल करते हुए उसने बड़े हथियारों से पूरे इलाके को, एलसी को एक्टिवेट किया और आतंकवादियों को भेजने की पूरी कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार उसने कम से कम 5-6 सिविलियंस को भी मारा, कि जो पहले फायर करता था, इस बार गांव के गांव में फायर करके उसने उनको बर्बाद किया है। लेकिन जनरल साहब, क्या भारत के लिए अब ये एक अवसर नहीं है जो पाकिस्तान ने मुहैया करा दिया है? आप पूरी एलओसी को अगर इस तरीके से सरगर्म कर देंगे, इस तरह की हरकत करेंगे, तो भारत के पास भी मौका है कि उसकी सेनाएं, उसकी वायुसेना, और जितना हो सके उतना जहां जहां उनको सूचनाएं हैं कि आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद करे। बिल्कुल ठीक है। देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा इस टाइम में हमारा रिस्पॉन्स क्या था, कि जब इन्होंने ये फायरिंग की पूरे इलाके में, हमने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया। हमने असॉल्ट फायर होता है जो कि पूरे हथियारों को इकट्ठा एक ही पोस्ट पे फायर करना, उस पोस्ट को बर्बाद करना। हमने कम से कम पाकिस्तान की 4 से 5 पोस्टें बर्बाद की, 10 से 15 जो है उनके आप को की फौजी मार दिए, और उनके जो ट्रेनिंग एरिया थे 3 ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद कर दिया, लॉन्च पैड उसके डिस्ट्रॉय किए, एफओएल डंप जिसको बोलते हैं पेट्रोल का जो डंप है इनका, उसके बाद अम्यूनिशन डंप को बर्बाद किया। और हमने इस बार इस्तेमाल किया एंटी टैंक गन मिसाइल, यू सी एक प्रकार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वैसे तो टैंकों को बर्बाद करने के लिए, मगर वो बंकरों में फायर करने के लिए बहुत अच्छी है। स्पाइक मिसाइल हमने इजराइल से ली है, और उसके बाद हमने आरटी का फायर किया, रॉकेट फायर किया। तो इतना हैवी फायर किया इस बार हमने कि पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पूरा हमने गुरेज से लेके जो रजौरी तक का इलाका है, हर एक में उनकी टारगेट की पोस्ट, टारगेट करने के बाद पोस्टों को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद हमारे और पाकिस्तान में फर्क यह है
कि हम सिविलियन एरिया पे फायर नहीं करते। पाकिस्तान एक जो ऐसा देश है जो कि ह्यूमन राइट्स को तो समझता नहीं, वो सिविलियन एरिया को करता है। मगर जो हमने पनिशमेंट दी इस बार पाकिस्तान को, वो बहुत हैवी दी, और यह भी दिखा दिया आगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले समय में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा तेज होगा। और ये एक बड़ी काबिलियत की बात थी, इस बार पाकिस्तान हिल गया। ये क्यों करते हैं हम बार बार कि पहले पाकिस्तान हरकत करता है और फिर हम उसका जवाब देते हैं? इसमें कोई शक नहीं, इस बार जो जवाब था वो बहुत रोबस्ट था और पाकिस्तान की बहुत पोस्टें बर्बाद की। तो अगर ऐसा क्यों नहीं करें कि पाकिस्तान करने से पहले करें? तो अब हमारी, में लगता है टाइम आ गया हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का। और वो स्ट्रेटेजी ये है कि हमें इनके लॉन्च पैड पता है और इनके हमें ट्रेनिंग एरिया पता। अब ही हमारे पास काबिलियत होगी ड्रोन्स की भी, हमारे पास अब अभी काबिलियत होगी, रफेल भी आगे हैं जिसके अंदर जो हमारी मिसाइल्स हैं उनकी मिसाइल है, चाहे स्कैल्प मिसाइल है जिसकी 500 से 600 किलोमीटर रेंज है, उसका इस्तेमाल करें। कि इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करे, भारत को पहले ही कार्रवाई करके इसके जो भी ट्रेनिंग एरिया है, जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक के अंदर इनके ठिकानों को बर्बाद किया तालिबान के, अल-कायदा के, ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और वही है अभी नई स्ट्रैटेजी कि पाकिस्तान करने से पहले ही पाकिस्तान को प्रीएम्प्ट करो और उनकी जो पोस्टों को भी बर्बाद करो जो कि समझते हो कि इन्फिल्ट्रेशन में सहायता देंगी, और दूसरा इनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया जहां आतंकवादी हैं उनको बर्बाद कर दो। उससे क्या होगा, एक प्रकार डर बैठ जाएगा पाकिस्तान में और आतंकवादी जो है घबराएंगे भारत में आने के लिए। तो यह प्रीएम्प्ट एक्शन करना है। अब क्या हो रहा है, पहले हमारी कैजुअलिटी होती है, फिर हम उनकी 3-4 गुना ज्यादा कैजुअलिटी करते हैं। हम अपनी कैजुअलिटी क्यों करें? और उसका एक ही तरीका है कि हम पहले प्रीएम्प्ट करें और पाकिस्तान के अंदर घुस के, या पाकिस्तान के हमारे पास अभी हथियार इतने हैं, हमारे पास आधुनिक ड्रोन्स हैं, हमारे पास रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, और बाकी भी है हमारे पास आर्टिलरी फायर वगैरह, जो हम यहाँ बैठे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है समय आ गया अभी हमें प्रीएम्प्ट स्ट्रेटेजी करने का, और पाकिस्तान की पोस्टों को, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और जो आपके लॉन्च पैड हैं या ट्रेनिंग एरिया है, उनको इससे पहले वो कुछ काम करने की सोचें, हिकामत करने की यहाँ सोचे भारत में, उनको बर्बाद करना। और जनरल साहब, क्या ये नहीं हो सकता है कि भारत अब एलओसी का ये झगड़ा टंटा ही खत्म करने के बारे में सोचे? क्योंकि ये सुझाव आ रहे हैं, और खास तौर से जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से तो लगातार ये बात कही भी जा रही है कि भाई अब समय है जब जो पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, इस पूरे इलाके को भारत में मिलाया जाए। और जिस तरीके से कश्मीर में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि चाइना भी बेचैन हो गया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अक्साई चीन भी हाथ से जा सकता है, दूसरे इलाके भी जा सकते हैं, उसका जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो एलएसी का समाधान करने के लिए एलओसी को क्यों ना पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और ये झगड़ा ठंडा ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका यही समाधान है और यही होगा। देखो, पहली बात तो क्या हुई, हम 70 साल बड़े डिफेंसिव रहे। हमें डर था अपना कहीं जम्मू और कश्मीर ना घुमा जाए, कि कहीं ना कहीं कोई आवाज आ रही थी, और जबकि था नहीं, जो पाकिस्तान का टेररिज्म फैलाया हुआ था जम्मू और कश्मीर में, उससे हम काफी डिफेंसिव थे। हमने कभी सोचा नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, जबकि वो भारत का हिस्सा है और वहां के लोग जो हैं वो आना चाहते हैं। जिस तरीके से सुन्नी मुस्लिम है आज की तारीख में पाकिस्तान में, उनको शियास भी, अहमदियाज भी और बाकी माइनॉरिटीज किसी को वो ट्रीट नहीं करते। तो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर तो शिया पॉपुलेशन थी, वो भारत में मिलना चाहती थी, मगर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर लोगों की आवाज आ रही थी कि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे, वहां डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वो भी मिलना चाहते थे। मगर अब वो समय आ गया है, अब हमें पता लगा है, हमें महसूस हुआ है कि टाइम आ गया है कि हमारा ये जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान ये भारत का हिस्सा है और भारत में मिलना चाहिए।
और इसी के डर के कारण देखो चौधरी साहब, ये गिलगित बाल्टिस्तान में जिसको 5th प्रोविंस बना रहे हैं, ये सारी कार्रवाई चीन के कारण हो रही है, क्योंकि चीन जो है डर गया है कि कहीं भारत इसको ना ले ले। और चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक प्रकार से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो $62 बिलियन खर्च किए हैं, वो उसको लगता है कि एक खतरे में पड़ गया है। और इसलिए उसने प्रेशर डाल के चाइना पे इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, मगर वो होगा नहीं ग्राउंड पे, पर ट्राई की है। और देखो द्यामर, अभी जितने भी प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, वो सारे ठप हो गए हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। लोग जो है अभी रोड पे आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो गिलगित बाल्टिस्तान को, जो चीन रिसोर्सेज ले जा रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से, उसको बंद करे। क्योंकि एक प्रकार से हो क्या रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी आगे हैं, टेक्नीशियन, इंजीनियर, सब कुछ उनके पास जॉब है। जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं उनके पास कुछ नहीं, वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, और उनके सारे रिसोर्सेज या तो पाकिस्तान या चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ऐसी हालात में अब समय आ गया है कि हम कुछ ना कुछ करें, और गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जो कि मल्टी प्रोंग हो, जिसके अंदर पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, और आपकी स्ट्रेटेजिक भी, और मिलिट्री भी। उसमें मैं कहता हूँ मिलिट्री भी। अभी पहले तो आप उसकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल को एक प्रकार से स्वीकार करो, उनको यहाँ एक प्रकार से अलाउ करो इंडिया में, उसके बाद हर कार्रवाई करो, क्योंकि आवाज अंदर से आ रही है गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के। अगर गिलगित बाल्टिस्तान अगर हमारे पास आ जाता है और पीओके, तो चौधरी साहब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखो क्या है। ये इलाका हमको डायरेक्टली जोड़ता है सेंट्रल एशियन स्टेट से। आज हमें चाबार का रूट बनाने अफगानिस्तान से हमें जाना है, नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अगर हमारे पास गिलगित बाल्टिस्तान आ जाता है और पीओके आ जाता है, तो हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, हम रूस से कनेक्टेड हो जाते हैं, और पाकिस्तान और चीन का आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, इस एलओसी को खत्म करो। इसको अभी एलओसी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये भारत का इलाका है जो कि इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया 47 में। समय आ गया है इसको वापस लिया जाए और भारत के साथ मिलाया जाए। और जनरल साहब, फौरी तौर पर क्या करना चाहिए इस समय भारत को? अभी फौरी तौर पर जवाब तो दे दिया है, उनकी कई पोस्ट ध्वस्त कर दी हैं, कुछ लॉन्चिंग पैड ध्वस्त किए हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटरों पर भी बताते हैं कि बमबारी हुई है। लेकिन अभी क्या ये काफी है या कुछ और भी करना चाहिए? देखो, जो एक प्रकार से पाकिस्तान है वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं, और हमें समझें कि हमने ये 1 ऑफ 1 एक्शन करके पाकिस्तान चुप रहने वाला है, वो नहीं। पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये भी एक हमें सोचना पड़ता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के साथ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डालो कि फाइनेंशियली वो टूट जाए। अभी हमारा प्रेशर होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो फरवरी 2021 में हो रही है, इतना प्रेशर डालो पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करो। आप मलेशिया को बनाओ किसी तरीके से, क्योंकि टर्की, मलेशिया और चीन है। टर्की और चीन तो शायद नहीं मानेंगे, मलेशिया क्योंकि हम पाम ऑयल दोबारा स्टार्ट किया है, जो नए प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के वो हो सकता मान जाए, उसको बनाएं। क्योंकि जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं आएगा वो समझेगा। और एक प्रकार से दूसरा, जब से फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में ये माना है कि ये पुलवामा अटैक इमरान खान की गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी कामयाबी है, तो ये इससे कोई और शक और सवाल तो रह नहीं जाता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करती है, तो उसको एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो। आप प्रेशर डालो यूनाइटेड नेशन में, आप प्रेशर डालो यूएसए के बाद, आप डालो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, आप डालो बाकी जो इंटरनेशनल बॉडी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको डिप्लोमेटिकली आप आइसोलेट करो। आज की तारीख में भारत के रिलेशन यूरोप से भी बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, हमारे क्वाड भी बन गए। इससे अच्छी आपकी सिचुएशन नहीं हो सकती। मगर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा नहीं आए हैं, जो बाइडेन जनवरी 21 में लेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बाइडेन का जो थोड़ा सा झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है पहले, और क्योंकि उनको जो सेकंड सिविलियन ऑनर भी मिला है
पाकिस्तान है, हिला रहे पाकिस्तान, तो उस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगा हुआ है किसी तरीके से जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाली है उसको वो हमें काउंटर करना पड़ेगा, और एक प्रकार मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ भारत आए और किसी तरीके से चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान फाइनेंशियली ब्रेक नहीं होता तब तक ये मानने वाला नहीं। और उसके साथ जो हम बातचीत कर रहे थे, और आने वाले टाइम में पीओके और जो है आपका गिलगित बाल्टिस्तान को हम भारत में मिलाने की जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको एक प्रकार से अभी एक आउट प्लान को बनाए और उसको फिर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास साहब, आपने समय निकाला और इस मुद्दे पर बहुत बहुमूल्य विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।